हेलो मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और परसेंटेज की सीरीज़ जो चलती चली आ रही है, उसी सीरीज़ में आज हम लोग पहुंचे हैं एक नए पड़ाव पर। और उस पड़ाव का नाम है वेन आरेख वाले प्रश्न। तो सुना होगा ना कि एक शहर में 50% प्रतियोगी हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, 40% घटना चक्र पढ़ते हैं, 20% दोनों पढ़ते हैं। तो कितने हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, इनमें से कोई किताब नहीं पढ़ते। माने कुछ वो भी होंगे ना जो ना ये पढ़ते होंगे ना ये पढ़ते होंगे, कुछ दोनों पढ़ते होंगे, कुछ केवल एक पढ़ते होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं, ये जानेंगे आप सभी लोग मेरे साथ। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और देखिए जरा क्या सिस्टम है वेन आरेख का। इसमें हम लोग आगे बढ़ें, इसकी कुछ जानकारी ले लीजिए। क्वेश्चन करने के तरीके पे हम लोग बहुत ही आसानी से पहुंच पाएंगे अगर इसकी कुछ इनिशियल जानकारी हमारे पास में होगी, दिमाग में होगी। सारे फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, सेट थ्योरी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो नहीं बताऊंगा, गिने चुने इक्के दुक्के पहले वाले फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में होंगे तो क्वेश्चन को झटके में कर डालिएगा। उसके लिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे ये है ए और ये है बी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो कुछ हिस्से देख लीजिएगा आप। और ये ए और बी किसी पर्टिकुलर, यहाँ पर बाहर हमने ई ले लिया है, कुछ भी ऐसे ही जानकारी ले ली है। ये पूरा सिस्टम जो यहाँ से यहाँ तक का आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ए में से बी का हिस्सा हटा लिया जाए, बी में से ए का हिस्सा हटा लिया जाए, और इन दोनों को ओवरलैपिंग हिस्सा जो आप देख रहे हो वो भी अगर ले लिया जाए, तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन, पूरी तरह से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें ए का जो नंबर होता है, ए की जो संख्या होती है उसको हम लोग नंबर ऑफ ए, बी की जो संख्या होती है उसको नंबर ऑफ बी से डिनोट करते हैं। कुछ इस तरह से एन ए और एन बी से डिनोट किया जाता है। तो ए यूनियन बी क्या होता है आपको मालूम है। यहाँ पर अभी सारी बातें करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ए यूनियन बी, ए और बी कुछ इस तरह से हो कि ओवरलैपिंग ना हो, ये ए है ये बी है, तो आप लोग जान लीजिएगा कि ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुछ हिस्सा इसका आप देख रहे हो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर रहा है। तो पहले इस हिस्से को जानते हैं, जो ओवरलैपिंग हिस्सा है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये जो होता है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने वाले को बताया जाता है ए। रेड पेन से लिख देता हूँ ना, लाल से डिनोट किया तो लाल से ही लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्ट हो रहे हैं जहाँ पर, वो हिस्सा कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें अगर हम लोग कहें कि किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग ए यूनियन बी, अगर हमको निकालना है तो ए यूनियन बी का बेसिक मीनिंग क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप समझें तो ए यूनियन बी का मतलब बेटा होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ माइनस कर दी जाए तो हमको पता चल जाएगा ए यूनियन बी में कितना हिसाब किताब है। ठीक है। अब उसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि ये भी है ये भी है, इन दोनों का ओवरलैपिंग सिस्टम भी है, उसके अलावा भी कुछ होगा। कभी कभी ऐसा होगा जब ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे जो बात मैंने अभी बोली है कि अगर मान लीजिए किसी शहर के सारे प्रतियोगी प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र ही पढ़ते हों तो बाहर वाली बातचीत खत्म हो जाएगी। वो या तो ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे या दोनों पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना। जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ कहा गया कि एक शहर में 50% प्रतियोगी हैं जो ए हटा दीजिए घटना चक्र पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं। बी ऐसे हैं 40% जो घटना चक्र पढ़ते हैं, और इन सब के अलावा ये बीच वाले 20% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, यानी प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं और घटना चक्र भी पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने परीक्षार्थी हैं जो ना प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं ना घटना चक्र पढ़ते हैं, तो आपको मालूम है कि आपको ए यूनियन बी तक आना है। ए यूनियन बी तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि 50% देखिए प्लस 40% हैं, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 20%। ये सब करने के बाद देखिए 50 और 40 कितना हुआ, 50 और 40 हो गया 90, 90 में से आपने 20 माइनस किया, ये हो गया 70। और उसके बाद ये पूरा सिस्टम आपके लिए मेंटेन हो गया है एन ए यूनियन बी, माने पढ़ने वाले आपको मिल गए हैं। तो इस सर्कुलर डायग्राम के अलावा ये जो ई है, इसमें इसके बाहर वाले ब्लॉक में कितने लोग होंगे वो आपको मालूम है कि ये पूरा है, यानी ये 100% है। इसमें से 70% आपने देख लिया कि वो हैं जो पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ना पढ़ने वाले
ना पढ़ने वाले ये कौन है, माने ये दोनों किताबें ना पढ़ने वाले हैं। प्रतियोगी है तो पढ़ता तो जरूर होगा, प्रतियोगी है तो पढ़ता जरूर होगा। ना पढ़ने वाले मीन्स ये किताबें ना पढ़ने वाले, ऐसे कितने बंदे हैं, 30% हैं। समझ गए? तो ये हमने पूरा एक सिनेरियो बनाया है आपके सामने, इस चीज़ को समझिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ होती है कि अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो वो एक नल सेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ए और एन बी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग जोड़ना, ऐसे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात सेट थ्योरी में तो हो सकती है, बट परसेंटेज में नहीं होगी। परसेंटेज में क्या क्या होगा, इनको हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। शुरू करें। तो ये पूरा सिस्टम आपके सामने जो हमने रखा है, एक बार इस पर नज़र दौड़ा लीजिए और फिर आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ में। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। यहाँ बाहर वाला वेन डायग्राम बनेगा ना, बाहर वाली बात भी होगी। तो चलिए इसको समझते हैं कि हिंदी में और संस्कृत में दो सब्जेक्ट्स आपको बताए गए हैं, हिंदी में और संस्कृत में। मैं अभी इसकी लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, बाद में इसको हम लोग हटा देंगे ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत थोड़ी टेढ़ी होती भी है, बन भी गई है। तो हिंदी में और संस्कृत में, ये रही हिंदी और ये रहा संस्कृत। हिंदी और संस्कृत में जो सफल होने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या आपको दी है परसेंटेज में कि 60% जो है ये हिंदी में सफल हुए, और इसके अलावा संस्कृत में सफल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, भाई भूल गया मैं, संस्कृत में सफल होने वाले हैं 45%, और इसके अलावा इन दोनों में सफल होने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या है 25%। अब बहुत ही छोटा सा पैटर्न है बेटा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत ही छोटा सा पैटर्न है। इसको बस एक क्वेश्चन के थ्रू और समझ लीजिए, फिर हम लोग स्पीड पकड़ देंगे। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि 60% हिंदी में सफल हुए हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बातचीत, हम पूरा लिखा पढ़ी कर ही चुके हैं, उस पर भी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा गौर करो कि अगर वो बात हमको ना पता हो, सेट थ्योरी में नहीं आती, हम क्या कहेंगे, भाई 60% ऐसे हैं जो हिंदी में सफल हुए हैं, है ना, और दोनों में सफल होने वाले 25% हैं। तो ऐसे परीक्षार्थी जो केवल हिंदी में सफल हुए हों, ऐसे परीक्षार्थी जो हिंदी और संस्कृत दोनों में सफल हुए हों, और ऐसे परीक्षार्थी जो केवल संस्कृत में सफल हुए हों। यानी यहाँ हमने हिंदी लिखा है तो 60% नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हों लेकिन संस्कृत में फेल हो गए हों। समझिएगा बात को। तो यहाँ पर हिंदी में सफल हुए परीक्षार्थियों की संख्या अगर देखी जाए तो इस 60 में से ये 25 माइनस कीजिए, आपको मिल गया 35% ऐसे हैं जो हिंदी में तो सफल हैं लेकिन संस्कृत में नहीं, क्योंकि दोनों वाले हमने हटा दिए हैं ना। फिर हम कहें 45 में से 25 माइनस कीजिए, तो 45 में से 25 माइनस करने के बाद जो बचा है 20%, ये वो परीक्षार्थी हैं जो संस्कृत में तो सफल हैं लेकिन हिंदी में नहीं। समझते जा रहे होंगे। और हिंदी और संस्कृत दोनों में जो सफल हुए हैं, यहाँ पर ये हैं 35% परीक्षार्थी जो हिंदी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में सफल हुए। ये हैं 45% में से हमने 25 माइनस करके 20 लिखा है। ये कौन से हैं, ये वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में सफल हुए हैं, हिंदी में नहीं हुए। और दोनों में सफल होने वाले हैं 25%। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह से 35 और 25 60, 60 और 20 80, 80% परीक्षार्थी या तो हिंदी में सफल हैं या संस्कृत में या दोनों में सफल। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए दोनों विषयों में। अब यहां पर बात आ गई ना कि एक में तो सफल है भाई, एक में सफल है, एक में सफल है, दोनों में सफल हैं। तो दोनों में असफल होने वाले छात्रों की बात वही इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगी जो बातचीत। ये 100% वेन डायग्राम नहीं है, इसके आगे का क्या है, इसके आगे का 100% हिसाब किताब होगा। यानी इनमें आने वाली जानकारी 80% है तो इसके बाहर बची हुई जानकारी जो होगी वो कितने परसेंट होगी, 20% होगी। ये 80%, ये 20%। अब आपको कैसे करना है, बस सीधे सीधे 100% में से माइनस कर दीजिए 80, तो ये हो जाएंगे 20%। ये कौन से हैं, ये दोनों में असफल, ये दोनों विषयों में असफल होने वाले छात्र हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों विषयों में असफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत है 20%। अब इसको करने का दूसरा तरीका ले लो। दूसरा तरीका देखिए, एक ऐसे ही लगा लीजिए आप लोग। क्या करेंगे आप, जो आपको हिंदी और संस्कृत वाला दिया हो, जैसे आपको दिया है हिंदी, फिर दिया है संस्कृत, फिर दिया हुआ है दोनों, हिंदी दिया है, संस्कृत दिया है, दोनों दिया हुआ। तो हिंदी वाला कितना है 60, संस्कृत वाला कितना है 45, और दोनों वाला दिया हुआ है 25।
ठीक है, इन दोनों को जोड़िए और उसमें से ये माइनस कर दीजिए, इन दोनों को जोड़कर ये माइनस कर दिए, दोनों को जोड़िए, 6 4 10 105, इनका योग आया 105 और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं कितना, 105 में से माइनस कर रहे हैं 25, 105 में 25 माइनस कीजिए कितना आ गया 80, जो आया है इसको 100 में से घटा के अपना आंसर झटके में दे दीजिएगा 20%, ये ओरल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ओरली ही कर देने हैं आपको, कहीं कोई इश्यू नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। जो दिया हुआ है हिंदी का संस्कृत का, तो आपने हिंदी में संस्कृत वाला जोड़ा और जो दोनों वाला उसको घटा दिया, ये उसी तरह से हुआ क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। अगर ये हमको पता करना हो कि ये 80% किस तरह से लाएं हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही फॉर्मूला आपको मालूम है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालना है तो हमको नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ बी जोड़ना है और फिर उसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया था, लिखने के साथ साथ आप इसको ओरल करो बेटा, है ना, तो इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ऐसे करना है, ये जान लो, दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो हम कहेंगे अच्छा 60 में 45 जोड़कर उसमें से 25 माइनस कर देना है, इस तरह से आंसर आ गया 80। ठीक, अब हमें बताना है, ये तो हमको पता चल गया कि या तो इसमें या तो उसमें या दोनों में सफल, या तो इसमें या तो इसमें या दोनों में सफल। सफल वाले अगर 80 हैं तो असफल वाले 100 में से 80 घटा के आप कह सकते हो 20% है, और इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई स्पेशल चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सेट थ्योरी और ओरल थ्योरी से आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसको साफ करके एक क्वेश्चन और लेते हैं, झटके में ही कीजिएगा उसको। ठीक है, एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल रहे। अभी हम लोग सफल की बात करते हैं, अब असफल की बात कर लो। तो 35% प्रतियोगी गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल रहे। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे? तो 35% गणित में, 25% अंग्रेजी में। मैथ्स और इंग्लिश दोनों की बात हो रही है ना, मैथ्स और इंग्लिश किसी भी कंपटीशन को पास आउट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं दोनों। तो महत्वपूर्ण तो हर एक विषय है भाई, अब ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स को महत्वपूर्ण कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैथ्स और इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी महारथी हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में जिनकी लुटिया डूबी है। अब चलो हम लोग बात करते हैं इसमें दिया क्या क्या हमको बताया जा रहा है कि ऐसे परीक्षार्थी जो गणित में फेल हुए हैं वो 25% हैं, जो इंग्लिश में फेल हुए हैं वो 10% हैं। 25% मैथ्स में, 10% इंग्लिश में, और ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, और जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं उनका परसेंटेज आपको बताया जा रहा है 35, 25 और 10। अरे यार 35%, 25% और 10%, ये परसेंटेज आपने नोट डाउन कर लिया। 35%, 10% और 25% कौन से हैं ये असफल होने वाले हैं बेटा। और असफलता मालूम है आपको, अगर एक विषय में फेल हो माने फेल, दोनों विषयों में फेल हो तबीयत से फेल, है ना, अच्छे से फेल होने वाला, मेहनत से फेल होने वाला कौन, जो दोनों विषयों में फेल हुआ, ये है। ये सब तो बेचारे फर्जी वाले हैं। चलो खैर, अब अगर इसको आपको झटके में निकालना है, पास होने का मतलब है ना मैथ्स में फेल होना, इंग्लिश में, यानी इसका ए यूनियन बी जो होगा वो उनका होगा जो किसी न किसी कारण से फेल हैं, किसी न किसी प्रकार से फेल हैं। इससे पहले वाला हम लोग किसी न किसी प्रकार से पास कह रहे थे, है ना, तो दोनों विषयों में फेल होने, लेकिन तबीयत से फेल होने वाले निकालने थे। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसी झटके में अगर क्वेश्चन करोगे क्या कहो, 35 और 25 हो गया 60, 60 में से 10 गया 50। अब 50% वो कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये कौन से 50% कैंडिडेट हैं जो दोनों विषयों में असफल हैं, तो दोनों में सफल होने वाले 100 माइनस 50 यानी 50। ठीक है, अब कुछ लोग इसमें अंधी मारेंगे, कहेंगे 35 और 25 माइनस 10, यहाँ पर कर लिया 35 और 25 हो गया 60, 60 में से 10 माइनस किया 50, 50 ही आंसर नहीं, 50 इत्तेफाक से आंसर आपका आ गया है। आपको 100 में से माइनस करके अपना आंसर 50% देना है। ये ध्यान रखिएगा कि हमको 100 में से माइनस करना, ये हमारी आदत में होना चाहिए भाई। ठीक है, तो माइनस जरूर कर लेना। डायरेक्टली 50 आ रहा है, वो वाला 50 आंसर नहीं, इसमें 100 में से माइनस करने के बाद जो 50 बचा है वो वाला आपका आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए जरा, किस तरह से क्वेश्चन सब कॉन्ट्रेरी होंगे, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पलटेगा। पलटा हुआ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अरे छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ध्यान से बोल सकते हैं। 27% छात्र अंग्रेजी, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, और यहाँ पर दोनों में क्या दिया हुआ है, 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो एक चीज़ ऐसे ही दिमाग रख लो, दूसरी तरफ जाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ऐसे दिमाग रखो कि जो दोनों का दिया होगा हम उसी पर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। यहाँ पर हमको जो दो भाषाएं दी हुई हैं उन दोनों भाषाओं में हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो छात्र अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। बोलने वाले कितने हैं? 70% बोल सकते हैं और 60% बोल सकते हैं। ठीक है, 70% और 60%, सॉरी 65%, 70% और 65% वो हैं जो बोल सकते हैं। तो अगर बोल सकते हैं तो ना बोलने वाले निकालो। क्यों? क्योंकि 27% दोनों भाषा नहीं बोल सकते ऐसा बोला गया है ना, तो 27% वो हैं जो नहीं बोल सकते। तो अब हम नहीं बोलने वाले की बात कर रहे हैं। हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोल सकते हैं 70%, तो नहीं बोल सकते 30%। हिंदी बोल सकते हैं 65%, तो नहीं बोल सकते 35%। दोनों भाषा नहीं बोल सकते 27%। हम कहाँ पे आ गए? जो दोनों वाला दिया हुआ है। इसके उल्टे चलोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हम कहेंगे जो दोनों में दिया हो उसी के हिसाब से वेन डायग्राम हमको मेंटेन करना है, ऐसा हमारी आदत में है। अब क्या करोगे? इसमें ये जोड़ोगे, ये घटाओगे और जो मिलेगा उसको 100 में से घटा दोगे, क्योंकि पूछा आपसे क्या जा रहा है? पूछा ऐसा जा रहा है कि दोनों में से जो दोनों भाषाएँ बोल सकते हैं, या तो इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं, हिंदी बोल सकते हैं इंग्लिश नहीं, दोनों नहीं। तो अब जो बचेंगे वही होंगे ना, वही वो लोग होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी फ्लुएंटली बोल। जैसे यहाँ पर बेटा हमने 50% तो निकाला था, ये वाला 50% जो पहली बार में निकल के आया था, हमने क्या किया? हमने ए यूनियन बी निकाला। तो ए यूनियन बी निकालने के बाद में 35 + 25 करना पड़ा और उसमें से 10 घटाकर हमने कहा साहब 50 है। उसके बाद हमको निकालना क्या था? ये बाहर वाला। इसके बाहर वाला जो सिस्टम है वो भी 50% होगा, क्योंकि अंदर 50% है ना। तो वो हमने 100 में से माइनस करके जो 50% निकाला है, ये है बाहर वाला। तो यहाँ पर भी इसी तरह से समझ लो कि हम जो वेन डायग्राम बना रहे हैं वो किनका है? ये उनका है जो नहीं बोल सकते। और हमको बताना है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, मतलब वेन डायग्राम से बाहर की जानकारी हमें देनी है। तो ये चीज़ आप हटा लें। कैसे हमने 30 लिखा, कैसे 35 लिखा? 27 के बिहाफ पर 35 और 30 लिखा हुआ है। तो 27% वो है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, 30% वो हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, 35% वो हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते, 27% वो हैं जो दोनों नहीं बोल सकते। ठीक, अब इसमें क्या करोगे? 30 + 35 हो गया 65। 65 में से आपको 27 माइनस करना है और मैं इसको लिख देता हूँ 30 + 35 - 27 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देख लो कि 35 में से 27 माइनस कर दें, सीधे सीधे 8 इधर से बचा, 30 इधर जोड़ दो तो 38% आ गया, है ना। 38% हो गया ये ए यूनियन बी, ई यूनियन एच आपको मिल गया 38। तो इसके बाहर वाली बातचीत अगर करनी होगी तो आपको बाहर वाली बातचीत में आना पड़ेगा 62%। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 100 में से घटाकर आप अपना 38 घटा के आंसर क्या दे दोगे? 62%। बेटा ये इतनी लिखा पढ़ी, ये डायग्राम ये सब बनाने नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे यार? अब आप सीधे बताओ ना, 35 + 25 60 - 10 50 100 - 50, 30 + 35 65 65 - 27 यानी 38, 100 - 38 यानी 62। आ रहा है ना आंसर? एक क्वेश्चन और लो फिर बताना। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता, जो कि आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हों तो प्रतियोगिता में कुल संख्या क्या थी? आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 70 इंग्लिश में और 80 गणित में, है ना। 70 इंग्लिश में और 80 मैथ्स में। तो इंग्लिश में पास होने वाले 70 और मैथ्स में पास होने वाले 80, और दोनों में असफल होने वाले, बात किसकी की गई है? बात की गई है असफल होने वाले, और दोनों विषयों में असफल होने वाले अगर 10% हैं तो हम 10% असफल कैंडिडेट को ध्यान रखते हुए इधर और इधर भी असफल कैंडिडेट्स की ही गिनती रखेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ना बोल पाने वालों की बात की थी, है ना। तो वैसे ही अगर आपसे कहा जाए 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में, इंग्लिश और मैथ्स 70% पास हो गए, 30% फेल होंगे, 80% पास हो गए, 20% फेल होंगे। बात समझ गए होंगे? तो इस तरह का हिसाब किताब आपके सामने मैं लिख के इसलिए समझाता हूँ, मेरी आदत नहीं, समझ लीजिए क्या बताएं कि ये पूरा लिख के दिखाने में अच्छा लगता है, आपको समझ में ज़्यादा आता है। एग्जाम में वही करना तुम, 30 20 50 - 10 कितना हो गया? 40। 100 में से 40 घटाया आ गया 60, वही 60% बराबर है 144 के। ठीक है, देखो अब क्या करना है यहाँ पर,
समझ गए हो कि ए यूनियन बी निकालने के लिए हमको 30 में 20 जोड़ना होगा और उसमें से 10 घटाना होगा, और ये वो होंगे जो कैंडिडेट, ये असफल ये दोनों में असफल, जो किसी न किसी तरह से फेल हुए हैं कैंडिडेट्स, उनकी संख्या आप निकाल लोगे। तो 100 में से जब ये माइनस करोगे तो जो बचेगा, यानी 100 माइनस 40 करने के बाद जो 60% बचेगा, वो बचेगा इनके बाहर की बातचीत, यानी वो जो दोनों विषयों में होंगे सफल। सफल होने की बात आपसे की गई है। 144 परीक्षार्थी वो हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं, पास हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वालों की बात बेटा परसेंटेज में 60% है। अब कितनों ने परीक्षा दी थी, जितनों ने भी परीक्षा दी थी, ये सारे के सारे कितने होंगे, ये तो 100% होंगे ना, ये तो 100% ही है ना। तो आपको करना क्या है, 100 माइनस 60% हो गया। 60% ये वो हैं जो सफल हुए हैं, असफलता हटा दिए, सफल हुए हैं। 60% जो सफल हुए हैं इनकी गिनती आपको बताई गई है 144, 144। 60% बेटा किसी भी नंबर का अगर 144 है तो उस नंबर का 100% कितना रहा होगा, वो जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो। 144 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 खत्म कर लो। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 240। 240 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बैठे थे। इस वाले में 100%, सारे के सारे एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या 240 है। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चेंज और ले लेते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो अगला है कि एक कक्षा के 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ पर देखिएगा वेन डायग्राम में बाहर की कोई बात ही नहीं हो रही है। साइंस साइड वाले स्टूडेंट हो तो या तो फिजिक्स या तो आप बायो लोगे डॉक्टर बनने के लिए, या मैथ ले लोगे इंजीनियर बनने के लिए। यही तो होता है ना, जितने मैथ लिए सब डॉक्टर बने, जितने मैथ लिए सब इंजीनियर बनेंगे, जितने जीव विज्ञान लिए सब डॉक्टर बनेंगे, है ना। और कुछ दोनों लिए हैं वो हमारी तरह टीचर बनेंगे, हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कि अब बायो और मैथ्स की बात हो रही है। तो जब आपसे बताया जा रहा है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनमें से 72% जो ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्ट क्या किया, बायो ऑप्ट किए। 72% ने 72% ने बायो ऑप्ट की और मैथ्स ऑप्ट करने वाले ये हैं 44। ठीक है, आपको ये पता है कि यही 100%, इसके बाहर की कोई बात नहीं है, बस यही वेन डायग्राम अपने आप में 100% होगा, क्योंकि या तो बायो लेना है या फिर मैथ्स लेना है। अब इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इसका मतलब ये निकालोगे कि 72 और 44 अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर होता कितना है, 72 और 44 बेटा कुल मिला के अपने आप में 116 होता है। 100% ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में अगर 16 रख दोगे तो ये 16% कौन होंगे, 16% वो लोग होंगे जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, है ना। 100 माइनस करके जो 16 आ रहा है, 16% वो लोग होंगे जिन्होंने दोनों विषय ले लिए हैं। तो दोनों विषय लेने वाले ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन भी आपको बताया जा रहा है। परसेंटेज में 16% ये आपने निकाल लिया है, इसको चेक कर लो। 72 और 44 हुआ 116, 116 माइनस 16 यानी 100, 100%, यही वेन डायग्राम है। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर आपको मालूम है कि दोनों विषय लेने वाले 16% है परसेंटेज में, और इनकी संख्या बेटा 40 है, 16%, 40, बाकी सबसे अलग हट के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 100% वेन डायग्राम में कुछ नहीं करना है, इसको भी नहीं बनाना है। 72 और 44, 116 हुआ, 100% होने चाहिए, क्योंकि या तो जीव विज्ञान लेना है या गणित लेनी है, बायो या मैथ्स ऑप्ट करनी है, तो 100% सारे के सारे वही करेंगे ना। और 116 हो रहा है मतलब 16% एडिशनल है। एडिशनल कौन है, जो दोनों ले रहे हैं, तो दोनों लेने वाले 16%। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो उसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम समझाते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या होती है ना। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग देखते हैं कौन सी बढ़िया है, दोनों मार देते हैं। तो वो जो दोनों पी डालते हैं उनकी संख्या कैसे निकालोगे भाई? हमारी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके हमें 40 बच्चे बैठाए हैं। 40 बच्चे हमारी क्लास में बैठे हुए हैं। हमारा मूड बन गया, हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं, आज चाय पीते हैं। कुछ ने कहा ना सर हम चाय नहीं पीते। फिर क्या पीते भैया? कॉफ़ी पीते हैं। हमने कहा भैया ठीक है, छात्र हो तो या तो चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे। हमने मंगवा लिया, चाय भी मंगवाई कॉफ़ी भी मंगवाई, दोनों अलग अलग केतली में रख दिए, कुछ गिलास रख दिए। हमने कहा जिसका मन हो चाय पीने का चाय पी लो, जिसका मन हो कॉफ़ी पीने का कॉफ़ी पी लो। हमको चाय पसंद, हम चाय लेके बाहर चले गए। हमने कहा 10 मिनट में ख़त्म करो, गिलास यहाँ इकट्ठा कर देना। गिलास उन लोगों ने इकट्ठा किया तो गिलास इकट्ठा हो गए 50।
अब इस 50 गिलास इकट्ठा होने, 40 स्टूडेंट हैं, 50 गिलास इकट्ठा हुए, इसका मतलब 10 स्टूडेंट वो थे ना जो दोनों मार दिए, चाय भी पी गए कॉफ़ी भी पी गए। ये चाय और कॉफ़ी पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है अग्रवाल सर की बुक में, है ना, इसलिए मैंने चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिया है आपको। 16% 40 के बराबर है, तो 100% बराबर होगा 40/16 गुणे 100, और यहीं से आपका आंसर निकल आएगा 4 दहम 40, 4 चौक 16, और 4 से 25 बार 25 दहम 250, यानी 250 कुल छात्र होंगे। तो ये पैटर्न आपको बेटा कैसा लगा, ये चीज़ अपने कमेंट्स में आप लोग लिख दिया कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। और ऐसा नहीं कोई तारीफ़ ही करनी है आपको, अगर कुछ चीज़ खराब लगती है, बुराई होती है, तो बुराई भी कर दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक। डिसलाइक करने वाले, हालांकि संख्या उनकी बहुत कम है, लेकिन जो भी हो बताया तो करो, क्या कारण क्या है, शक्ल नहीं अच्छी लग रही है या पढ़ाना ही अच्छा लग रहा है, जो भी है उसका कारण बताइए। डिसलाइक भी कर सकते हो आप, ये नहीं ज़बरदस्ती है, हमको पसंद है करो, हमारी इज्जत करो, नहीं गिरा के मारेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा लगता है पढ़िए, लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक करने का कारण नहीं बताना है, डिसलाइक करने का कारण बताइएगा, ताकि हम दोबारा वो मौका आपको ना दे पाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।